Assalamu alaikum. Dear students, our next lecture is the effect of temperature and pressure on solubility. As you know that some substances readily dissolve in a suitable solvent and others do not. For example, in your common daily life you have observed that glucose readily dissolve in water to form a solution, but if you add cane sugar to water, it do not dissolve that much readily as glucose is dissolved. Okay, so the amount of solute dissolved in a suitable solvent, that is called solubility. ठीक है, आप लोगों की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, the weight in grams of a solute necessary to saturate 100 grams of a solvent at constant temperature and pressure, that is called solubility. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम्स सॉल्वेंट, ठीक है, तो इस 100 ग्राम्स में सोल्यूट जो है उसके कितने ग्राम्स डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, लेकिन कंडीशन क्या है, इस दौरान जो है आपने कंडीशन क्या कांस्टेंट रखनी है, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और कांस्टेंट प्रेशर होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ओके, नाउ there are three factors which affect solubility of a solute in a suitable solvent. What are the three factors? Number one, nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent. ठीक है, as you have already studied in the previous lecture that the nature of solute and solvent affects the solubility. आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट जो है, मतलब अगर सोल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर सोल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो फिर सॉल्युबिलिटी होती है, या सोल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, अगेन सॉल्युबिलिटी होगी. लेकिन फिर सॉल्युबिलिटी में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कम्प्लीटली मिसिबल भी हो सकते हैं, पार्शियली मिसिबल भी हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने वो 3 फैक्टर्स मैंने बताए थे, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और नंबर 3 जो है वो आप लोगों ने पढ़ा था कि साइज़ ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि फिर अगर तीनों फैक्टर्स एग्री होते हैं तो फिर हम उनको कम्प्लीटली मिसिबल कहते हैं, और अगर तीनों में से 2 फैक्टर्स एग्री होते हैं तो फिर हम उनको पार्शियली मिसिबल कहते हैं, और अगर पहला फैक्टर जो है वही एग्री ना हो, लाइक सोल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, या ये नॉन पोलर है वो पोलर है, तो फिर वो बिल्कुल इमिसिबल होते हैं. ठीक है, अच्छा, जैसे आप लोगों की बुक में इन्होंने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल आप रूम टेम्परेचर पे अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास यहाँ पर 100 ग्राम्स वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर जो है उसमें अमोनियम नाइट्रेट कितना डिज़ोल्व हो सकता है, 192 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है. इसी तरह अगर आप यूं करें कि अमोनियम नाइट्रेट की जगह आप इसी 100 ग्राम वाटर जो है इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल लें, ठीक है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड कितना डिज़ोल्व हो सकता है, 6.5 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व हो सकता है. अच्छा, फिर अगर आप एक और एक्सपेरिमेंट में यूं करें कि आप वाटर की जगह सॉल्वेंट चेंज कर लें, ठीक है, 100 ग्राम वाटर जो है उसकी जगह पर आप ले लें 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH. अब आप इसमें अमोनियम नाइट्रेट डालें तो इसमें उतना ही अमोनियम नाइट्रेट डिज़ोल्व नहीं हो सकता जितना वाटर में डिज़ोल्व होगा. व्हेन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज़ चेंज, वाटर की जगह आप इथाइल अल्कोहल ले लेंगे तो इसमें फिर अमोनियम नाइट्रेट कितना डिज़ोल्व हो सकता है, ओनली 3.8 ग्राम्स अमोनियम नाइट्रेट कैन बी डिज़ोल्व्ड. सिमिलरली अगर आप उसी तरह से 100 ग्राम्स इथाइल अल्कोहल लेते हैं और इसमें अब आप डिज़ोल्व करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. मर्क्यूरिक क्लोराइड यहाँ पर 47.6 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं. तो देखें, जो चीज़ें वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर कम हो जाती हैं. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स क्लियरली शो करते हैं दैट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट affects the solubility. Okay, similarly the second factor which affects the solubility is pressure. आप लोगों ने कॉमन डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं
तो कोल्ड ड्रिंक्स में अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ होता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो अगर आप सॉलिड आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिक्विड लेते हैं ना, ठीक है, लिक्विड आपके पास सॉल्वेंट है और इसमें अब आप कोई सॉलिड डाल रहे हैं, यानी सॉलिड को आप किसी लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी वेरी लिटल है, ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं करें कि आप यहाँ पर अब आप ले लें लिक्विड और लिक्विड के अंदर अब आप गैस को डिज़ोल्व करेंगे, तो इधर जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेटर होता है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी इज़ ग्रेटर, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आप बीकर नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आप जो है वो क्लोज्ड कंटेनर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हुई हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए हुए होते हैं, ठीक है, कलर्स होते हैं इनके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि ख़राब ना हो, प्रिजर्व रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डाली हुई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर इसमें डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है। कितना प्रेशर होता है, 3 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ होता है, इसीलिए इन ड्रिंक्स को कौन सी ड्रिंक्स कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अंदर क्या बना लेता है, H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसीलिए ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये स्लाइटली एसिडिक होती हैं, ठीक है। फिर हम इसको डाइजेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हार्मफुल भी होती हैं क्योंकि वो है एसिडिक ड्रिंक्स हैं, ठीक है, बट नॉट दैट मच, इतनी ड्रिंक को एसिडिक नहीं है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। अच्छा, तो इसमें हमने ये पढ़ा कि गैस की जो सॉलिबिलिटी है इन लिक्विड वो प्रेशर के साथ इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ होता है। फिर आप क्या करते हैं, जब इन ड्रिंक्स को ओपन करते हैं तो ओपन जो ही आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें से एफरवेसेंस बबल्स की तरह ऐसे शूं करके, एफरवेसेंस कहते हैं, आवाज़ सी आती है, बबल्स की तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है, ठीक है। फिर अगर आप इसको यूज़ करने के बाद, मतलब ड्रिंक करने के बाद फिर टाइटली बंद कर लें तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है, दोबारा ओपन करें, और अगर आप इसको खुला ही रखते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से सारी निकल जाती है, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट प्रेशर आल्सो अफेक्ट द सॉलिबिलिटी of a solute in a given solvent, okay. Now the next important factor which affects solubility is number 3, टेम्परेचर। आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट, ओके। अच्छा, अब देखें टेम्परेचर में दो बातें आ जाती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। देखें जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के अंदर इसका जो रिएक्शन है ना, मतलब अंदर जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये एंडोथर्मिक है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसको हीट रिक्वायर होती है और एज अ रिज़ल्ट ये सोल्यूशन बनाता है। तो हम कहते हैं इसका जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H वो क्या है, पॉजिटिव है, और इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। इसी तरह इसके कंपैरिजन में एक और हमारे पास सॉल्ट है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जब वाटर में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये हीट को इवॉल्व करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है और एज अ रिज़ल्ट सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H वो क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आप देखिए, खुद ही ऑब्ज़र्व करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बीकर है और इसमें अब आपने क्या किया है,
सिल्वर नाइट्रेट डाला, पहले वाटर लिया है, वाटर लेने के बाद अब आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है। और अब आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो खुद ही सोचें, देखें, हीट का मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर वो भी इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इसको हीट चाहिए, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसको हीट चाहिए। तो जब आप इसको हीट और प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसमें टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दिस मीन्स आप इसको हीट ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी आप इसको हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतनी ही इनकी आपस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और एज अ रिज़ल्ट होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो याद रखें, जो एंडोथर्मिक वाले होते हैं, ये अब हमने एंडोथर्मिक वाला केस पढ़ा है, तो एंडोथर्मिक वालों में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब आप देखें, इसके ऑपोजिट आप एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, वाटर के अंदर आप लिथियम कार्बोनेट डालते हैं। तो जब आप वाटर के अंदर लिथियम कार्बोनेट डालते हैं और अब आप इसको हीट करते हैं बीकर को, ठीक है, बीकर को हीट करने का मतलब है कि आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, देखिए, लिथियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए हीट नहीं चाहिए, बल्कि लिथियम कार्बोनेट जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो हीट इवॉल्व करता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें हीट डाल रहे हैं, लेकिन उसको तो हीट नहीं चाहिए। तो ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। मतलब दिस रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। ये वो ले शैटलियर प्रिंसिपल वाली बात भी आ जाती है। ले शैटलियर प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा था कि फिर ये रिएक्शन जो है, जब आप जो एक्सोथर्मिक होते हैं तो उनमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में। तो देखिए, रिवर्स में जब ये मूव करेगा तो आपके पास वापस सॉलिड लिथियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो लिथियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए हीट नहीं चाहिए, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और आप इसमें हीट डाल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आपने आपसे जब पूछा जाता है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड हीट ऑफ सोल्यूशन, तो उसमें भी सेम यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने इसी में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप बुक में पेज नंबर 304 पे देख सकते हैं। ये इसके बाद जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाला सॉल्युबिलिटी एंड हीट ऑफ सोल्यूशन, इसमें देखें वही बातें दोबारा डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो ये हमने वो वाली बातें भी यहीं पर डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब हम टेम्परेचर जो है इसमें ये पेज नंबर 303 पर ये जो आप लोगों की बुक में ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्राफ, इसको सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं उनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को शो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। और इस जगह पर क्या शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पर, वो है सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट का, पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी देखें 10 ग्राम से स्टार्ट होकर, और जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आगे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो पोटाशियम नाइट्रेट का ग्राफ इस तरह करके आ रहा है, ऐसे। तो ये क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये पोटाशियम नाइट्रेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एंडोथर्मिक है। यानी पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के साथ ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक वालों के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, पोटाशियम नाइट्रेट के बाद अगर हम दूसरा देखें पोटाशियम क्लोराइड का,
तो पोटाशियम क्लोराइड के लिए भी तकरीबन कुछ इसी तरह का राइज आता है। यहाँ पर 20 से जो है वो स्टार्ट होकर इसको यूं क्रॉस करता है ऐसे और यूं करके राइज हो रहा है। ये पोटाशियम क्लोराइड का है। तो देखिए पोटाशियम क्लोराइड के लिए भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक है। अच्छा, फिर आप सोडियम क्लोराइड को देखें। सोडियम क्लोराइड का तकरीबन कांस्टेंट है, ऐसे बस वो मामूली सा यूं करके इंक्रीज़ हो रहा है, यूं करके ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सोडियम क्लोराइड की वाटर के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये बस रूम टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका ग्राफ मामूली सा ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब आप एक और देखें सीरियम सल्फेट का। तो सीरियम सल्फेट का डाउन हो रहा है, ये देखें यूं करके ग्राफ आ रहा है आप लोगों की बुक में। ये है सीरियम सल्फेट का Ce2SO4 तो इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से देखें सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। तो ये ज़रा एक डिफरेंट केस आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ये वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करे, क्योंकि एक्सोथर्मिक वालों के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है। अच्छा, अब एक यूनिक सा इसमें आ रहा है और वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को अगर आप देखें तो उसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे यूँ पीक पे जा रहा है। ठीक है, और पीक पे जाने के बाद फिर ये वापस यूं करके डिक्रीज़ हो रहा है। ये किसके लिए है, ये है Na2SO4 के लिए। और इसमें ये जो पीक आ रही है ना, ये पीक ये किस टेम्परेचर पर आ रही है, ये आ रही है 305.4 केल्विन पे आ रही है। नीचे तो मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, लेकिन उसको केल्विन में चेंज करें तो ये इतने केल्विन पे आ रही है। अब ये ऐसा क्यों है, अगर आप सोडियम सल्फेट को ग्राफ को देखें तो इसका मतलब है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और इस टेम्परेचर के बाद 305.4 केल्विन के बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। यानी फर्स्ट सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो ये क्या चीज़ है, हाउ दिस अकर्स। देखिए इसमें यूँ होता है कि ये जो सोडियम सल्फेट है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल जो होते हैं ना उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनेट जगह होती है, वहाँ पर वो वाटर मॉलिक्यूल्स फिट हो जाते हैं। तो ये सोडियम सल्फेट जो है इसके क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 10। तो हम Na2SO4 को Na2SO4.10H2O लिखते हैं, और ये जो 10H2O है इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जब हम सोडियम सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, और हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनिशियली सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब वाटर में जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल स्लोली इसके क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर फिट होते जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक स्टेज आती है, और वो स्टेज क्या है, Na2SO4 10H2O ये वाली सॉल्ट बन जाती है। ये एनहाइड्रस सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, और ये आपके पास कौन सी सॉल्ट बन गई है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गई है। अच्छा, इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखें जब 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के अंदर चले जाते हैं, फिट हो गए, तो अब इसके अंदर मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह नहीं है, बस ये मैक्सिमम इसमें ये अकोमोडेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास किस टेम्परेचर तक होता है, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ मैंने लिखा है ये 305.4 केल्विन तक ये होता है। यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, 305.4 पे जो है वो ये वाली स्टेज बन जाएगी, यहाँ तक सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब आप मज़ीद क्या करते हैं, आप मज़ीद टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज़ करने का मतलब है अब आप अबव 305.4 केल्विन जा रहे हैं। अब मज़ीद इंक्रीज़ करने से क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी। क्यों सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अब मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपके पास सोडियम सल्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोबारा निकल जाएंगे। तो ये देखें सोडियम सल्फेट प्लस 10 वाटर उसमें से दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं, तो अब सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। फर्स्ट सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस एट 305.4 सोडियम सल्फेट डेकाटाहाइड्रेट इज़ फॉर्म्ड। फिर इसमें मज़ीद और वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह नहीं है, तो अगर इससे अबव आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो अबव 305.4 देन
डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, वो जो 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर फिट हुए थे वो उसमें से दोबारा निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी भी सॉल्ट्स होती हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है एक खास टाइम तक, और उसके बाद दोबारा जो है वो सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। और ये जो आपने ये ग्राफ स्टडी किया है, दिस इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन, वो उसमें सेम यही बातें दोबारा रिपीट हुई हैं। ठीक है, वो मैंने यहीं पर डिस्कस कर दी हैं। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।